आज हम लोग रसायन विज्ञान के 12th क्लास के मेटलर्जिकल ऑपरेशन का चौथा लेक्चर देने का प्रयास करेंगे और इस लेक्चर की मुख्य बातें होगी कि धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है, सेपरेशन ऑफ मेटल क्या है और धातु का निष्कर्षण किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि धातु के निष्कर्षण के बाद हम बात करेंगे आज शुद्धिकरण का भी, और धातु के शुद्धिकरण की विधियों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि धातु का निष्कर्षण क्या है। अयस्कों के सांद्रण के बाद जारण या निस्तापन किया जाता है। जारण या निस्तापन के बाद जो अयस्क प्राप्त हुआ है, उस अयस्क से शुद्ध धातु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, उसको धातु का निष्कर्षण कहा जाता है। और निष्कर्षण की भी कई विधियां हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं। आज हम विशेष ध्यान देंगे अयस्कों के शुद्धिकरण की बात करेंगे। निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु में जो अशुद्धियां पाई जाती है, उसको दूर करते हुए शुद्ध तथा उपयोगी धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम लोग धातु का शुद्धिकरण या धातु का परिशोधन कहते हैं। आप जान रहे हैं कि अयस्कों में जो उपस्थित अशुद्धियां हैं, अयस्कों में उपस्थित जो कचरा है, इसी कचरे को अलग करके उपयोगी धातु प्राप्त करने तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को धातु का परिशोधन या शुद्धिकरण कहा जाता है। इसमें कई विधि है, जैसे आसवन विधि है, द्रवीकरण विधि है, दंड विधि है, खरपन विधि है, उसके बाद क्रोमेटोग्राफिक विधि है, क्रोमेटोग्राफी विधि है, क्रोमेटोग्राफी विधि है, क्षेत्र परिशोधन विधि है, विद्युत अपघटन विधि। अब इन विधियों को हम बारी बारी से बहुत सावधानी से पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। जो सबसे पहला विधि है, इस विधि को हम कहते हैं आसवन विधि। आसवन विधि, इसी विधि को आप डिस्टिलेशन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान देना है कि इस आसवन विधि में, डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है। इस आसवन विधि में, डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं
कि एक स्टेन है, इसमें एक पात्र में निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु है जो अशुद्ध है, दूसरे पात्र में अशुद्ध है। मतलब निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु को जिसका क्या हो, गलनांक, जिसका गलनांक कम हो, उसको हम क्या करते हैं, निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु जिसका गलनांक कम होता है और कम ही तापक्रम पर वाष्पीकृत हो जाती है, वैसे धातु का निष्कर्षण इस विधि से किया जाता है। जब धातु को इस पात्र में रखकर गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है, भाप बनता है धातु का। पाइप से ले जाकर के दूर अलग पात्र में ठंडा करते हैं, तब यह धातु जम करके ठोस अवस्था में आ जाता है। नहीं, और इस प्रकार से जो धातु प्राप्त होती है इसकी शुद्धता 100% होती है। अब आसवन विधि के बाद हम दूसरे विधि पर विचार करेंगे। दूसरी विधि जो है उस विधि को हम कहते हैं आसवन विधि के बाद द्रवीकरण विधि। दूसरा है द्रवीकरण विधि अर्थात लिक्विफिकेशन प्रोसेस। लिक्विफिकेशन प्रोसेस, द्रवीकरण विधि। अब इस विधि को हमें समझना पड़ेगा कि क्या है। इस विधि के द्वारा हम लोग आर्सेनिक का करते हैं और इस विधि के द्वारा आर्सेनिक और क्रोमियम जैसे धातु का परिशोधन करते हैं। अब देखिए क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि एक ढालुआ सतह ले लिया जाता है और इस ढालुए सतह के नीचे एक पात्र रख देते हैं। अब यह जो सतह है इस तरह का सतह और यह जो है यहां से यह आधार है। इसी आधार पर इस पात्र को रख दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक पाइप के सहारे हम यहां से
यहां से ऊपर की ओर क्या करते हैं कि क्या किया जाता है, आग डालते हैं। यह ढालुआ सतह है। ढालुआ सतह। और हम इस पात्र को हम यहां पर रख दें। इस पात्र को हम यहां पर रख दें। यह पात्र है। अब यह जो है यह अग्निसह पाइप है। और इसी अग्निसह पाइप के सहारे हम क्या करें कि आग इसके भीतर डालें। इधर से इसकी ऊष्मा बाहर निकले। और यह जो हमारा है, यह ढालुआ सतह है। और इस अब हम ध्यान देंगे कि इसे गर्म वायु को अंदर इन कराएंगे। इस तरह से इन होगा। इस तरह से गर्म वायु यहां जाने के बाद इधर मुड़ जाएगी, इधर जाएगी, इधर इसका यह रास्ता होगा। और इस तरह से गर्म वायु निकली। उसके बाद यह जो सतह हम देख रहे हैं, यह सतह हमारा, इससे हम घेर देंगे। इससे हम इस भट्ठी को पूरी तरह से घेर दें। भट्ठी को घेरने से लाभ यह होगा कि ऊष्मा बर्बाद नहीं होगा और इसके अंदर जो भी क्रियाएं होगी वह सुचारू रूप से होगी। और इस तरह से हम क्या करेंगे, इस भट्ठी को घेर करके अपने काम को व्यवस्थित या सुचारू ढंग से कराने का प्रयास करेंगे। अब इस भट्ठी का अधिकांश भाग घेरा जा चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इसका जो अधिकांश भाग है यह घेरा गया है। और
इससे जो प्राप्त होगा, मतलब यह ठोस है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह भट्ठी का अंदर का भाग है और इसी भट्ठी के ऊपर धातु की प्लेट को दे करके ढालुआ सतह बनाया गया। तो इस तरह से आप देखें और समझें, मतलब गर्म वायु प्रवाहित करेंगे इसके साथ, और यह गर्म वायु भी होगा, यह क्या होगा, आग का झोंका। यह जो गर्म वायु है, यह क्या होगा, यह क्या है, आग का झोंका। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। और अब हम ध्यान दें इस पर कि यह जो हमारा सतह है, इस ऊपर वाले सतह पर हम क्या करेंगे कि जो धातु प्राप्त हुआ है निष्कर्षण से, उस धातु को हम इस पर डालें। अब यह धातु धीरे धीरे पिघलेगा और पिघलने के बाद यह ढालुए सतह से नीचे की ओर आता जाएगा, और नीचे की ओर आते आते यह इस पात्र में यह जमा हो। तो इस पात्र में जो जमा होने वाला पदार्थ है वह क्या है, यह शुद्ध धातु है, नहीं तो शुद्ध धातु। तो द्रवीकरण विधि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसका शुद्धिकरण। तो क्या कि धातु जो पिघली हुई अवस्था में ढालुए सतह से नीचा आएगा और नीचा आने के बाद पात्र में जमा होता रहेगा। इसको हम आवश्यकता अनुसार अलग कर लेंगे पिघला करके। उसके बाद हम ध्यान देते हैं, अगली विधि पर ध्यान देते हैं, और अगली विधि को कहा जाता है, अगली विधि को कहा जाता है कि दंड विधि। मतलब नंबर 3 में हम बात करेंगे दंड विधि का। दंड विधि का मतलब कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इस दंड विधि के द्वारा भी हम लोग इसका क्या करेंगे, परिशोधन करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि दंड विधि के द्वारा भी धातु का निष्कर्षण किया, मतलब शुद्धिकरण किया जाता है।
तो धातु का शुद्धिकरण अब दंड विधि से किस प्रकार हम करते हैं, इसकी बात भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दंड विधि के द्वारा धातु का शुद्धिकरण तो क्या किया जाता है? एक कच्ची लकड़ी का दंड लिया जाता है। किसका? कच्चे लकड़ी का दंड लिया जाता है। और कच्ची लकड़ी के दंड से हम क्या करते हैं कि जो निष्कर्षण से धातु प्राप्त हुआ है उसको बार बार हम चलाते हैं। और चलाने के बाद हम क्या करते हैं उसमें कि जब पिघला करके चलाएंगे तब क्या होगा कि तब मतलब तीसरा पॉइंट जो हमारा है वह है दंड पॉलिंग प्रोसेस। अब दंड विधि क्या है इसको हम जानें, समझें और सीखने का प्रयास करें। देखिए क्या किया जाता है कि एक दंड ले लिया जाता है। एक बड़ा पात्र लेते हैं। सबसे पहले यह बड़ा पात्र ले लिया गया और इस पात्र के अंदर एक कच्ची लकड़ी का दंड ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि निष्कर्षण से प्राप्त होने वाला हमारा क्या है? धातु है। और इसी के साथ साथ हमारा कुछ अशुद्धियां। तो यह अशुद्धियां लकड़ी के दंड से, यह लकड़ी का दंड है, दंड के साथ अवशोषित हो जाएगा और इसमें शुद्ध धातु बचा रह जाएगा। अब दंड विधि के बाद इसके निष्कर्षण की एक अन्य विधि है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खरपन विधि कहते हैं। चौथा एक विधि है जिसको हम लोग खरपन विधि कहते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि खरपन विधि क्या है। देखिए कहा जाता है कि हड्डी का एक नौकाकार पात्र है। हड्डी का बना एक नौकाकार पात्र है और यह जो पात्र है इसी पात्र को हम क्या कहते हैं? खरपनर कहते हैं। और इसी पात्र के अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर की सतह से, ये जो पात्र का अंदर का सतह है इसमें हड्डी की राख का लेप चढ़ा देते हैं। मतलब कि यह जो पात्र है यह खरपनर है और यह जो अंदर का है हड्डी की राख का लेप चढ़ा देते हैं। अब क्या किया जाता है
कि क्या करते हम लोग, इसके अंदर निष्कर्षण से जो धातु प्राप्त हुआ था उस धातु को पिघला करके इस खरपनर में डाल देते हैं। नहीं, खरपनर में डाल देते हैं। अब जो अशुद्धियां हैं, यह हड्डी की राख अर्थात खरपनर की जो दीवार है इससे अशुद्धि चिपक जाती है और धातु के अयस्क को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद एक और विधि है, हम उसमें 5वें नंबर के विधि को करते हैं क्षेत्र परिशोधन विधि। क्षेत्र परिशोधन विधि अर्थात जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। अब इस विधि में क्या किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पाइप लिया जाता है। यह पाइप, यह पाइप, अब यह जो पाइप है, पाइप है, वही पाइप है, यह भी पाइप है, यह भी पाइप है। अब देखिए, इस पाइप के अंदर हम और आप क्या करते हैं कि जो निष्कर्षण से जो धातु प्राप्त हुआ है, मतलब जो निष्कर्षण से धातु प्राप्त हुआ है उसको इस पाइप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। जो निष्कर्षण से धातु प्राप्त हुआ है इसमें अशुद्धियां भी है नहीं, और इसी को रॉड के समान बना करके, छड़ के समान बना करके इस पाइप के अंदर हम लोग डाल देते हैं। और जब पाइप के अंदर डाल देते हैं, इसमें धातु भी है और अशुद्धि भी है। तब यह दूसरा पाइप है, वही पाइप है जो प्राप्त हुआ है किसे, ठंडा होने पर, ठंडा होने, यह भी और इस तरह से हम देखते हैं कि जब यह जो पाइप है ऊपर वाला, उस पाइप को हम क्या करते हैं कि देखो, क्या किया जाता है, सबसे पहले
हम लोग इसको विद्युत की सहायता से गर्म करते हैं। किसको? पाइप इसको। अब उसके बाद जब पिघल जाता है धातु तो ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और जब ठंडा होता है, यह है ठंडा पाइप। और जब इस पाइप को खोला जाता है तो जगह जगह पर यह धातु जमा हुआ और यह अशुद्धि जमा हुआ। अशुद्धि, देखिए क्षेत्र परिशोधन विधि अर्थात जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि अग्निशः पाइप के अंदर जिस धातु का शुद्धिकरण करना है उसको ले करके बिजली की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे यह क्या होती है? पिघल जाती है। अब पिघल करके द्रवित अवस्था में आ जाती है। तब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। पाइप के अंदर अपने अपने घनत्व के अनुसार यह जमा हो जाती है। इस विधि को हम क्षेत्र परिशोधन विधि कहते हैं। अब इसके बाद धातु के शुद्धिकरण की बहुत सारी विधियां हैं। उसमें एक और विधि है जिसको हम लोग विद्युत परिशोधन विधि कहते हैं। मतलब बिजली की सहायता से निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु का शुद्धिकरण करना। यह विधि भी काफी सरल है और इससे जो धातु प्राप्त होता है उसकी शुद्धता भी 100% होती है। इसमें वैसे धातु का परिशोधन किया जाता है जो विद्युत अपघट्य धातु हो। मतलब विद्युत अपघट्य धातु का ही परिशोधन इस विधि के द्वारा किया जाता है। जैसे तांबा, चांदी, सोना इत्यादि। अब देखिए कि इसमें हम लोग करते क्या करते हैं? एक पात्र लिया जाता है, एक बड़ा पात्र हम लोग लेते हैं। चलिए एक पात्र ले लिया और पात्र लेने के बाद इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? जो अशुद्ध धातु है इसका एनोड ले लेते हैं। मान के चलिए कि इसका पीट पीट करके छड़ के समान बना लिया और इसका एनोड ले लिया। अब इस सभी एनोड को एक साथ जोड़ दिया और इसी का जो शुद्ध धातु है उसका हम क्या करेंगे? कैथोड ले लेंगे। कैथोड ले लेंगे।
अब एनोड और कैथोड को परिपथ से जोड़ करके यह धनात्मक एनोड और यह ऋणात्मक कैथोड और उसी के जैसा इसके अंदर विद्युत अपघट विलयन को ले लिया जाता है। नहीं, इसको विद्युत अपघट विलयन को ले लिया जाता है। तब हम देखते क्या है कि अगर तांबा का परिशोधन करना है, अगर हमको तांबा का परिशोधन करना है तो यह अशुद्ध तांबा, अशुद्ध तांबा यह प्राप्त हुआ निष्कर्षण से। यह क्या है? शुद्ध तांबा का प्लेट है, शुद्ध तांबा का प्लेट है। यह भी कॉपर का प्लेट है और यह भी कॉपर का प्लेट है। तब क्या होगा? विद्युत अपघटन कराएंगे तो विद्युत अपघटन की क्रिया में इस सभी प्लेट से कॉपर गल गल करके निकलेगा और कॉपर गल गल करके निकलेगा किसके रूप में? Cu++ आयन के रूप में, Cu++ आयन के रूप में। और यह इलेक्ट्रॉन को लेकर के, दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बना देगा? कॉपर बना देगा। और यह कॉपर के रूप में, यह भी दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर बनाएगा। यह भी दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर बनाएगा। यह भी दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर बनाएगा। यह भी दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर बनाएगा। और इस प्लेट पर आकर के जमा होता रहेगा। विद्युत अपघटन की अभिक्रिया पूरा होने के बाद हम क्या करेंगे? कैथोड से धातु को अलग कर लेंगे और इस प्रकार हमारा विद्युत परिशोधन का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावे धातु के परिशोधन की बहुत सारी विधियां और भी हैं, लेकिन हमारे सिलेबस या पाठ्य पुस्तक में इन्हीं विधि की चर्चा है और परीक्षा में भी इसी विधि से अधिकतम प्रश्न रहा करता है। इसलिए हम लोग सावधानी पूर्वक धातु के परिशोधन की बात को एक बार और समझ लेंगे कि निष्कर्षण से जो धातु प्राप्त होता है उसमें भी थोड़ी बहुत अशुद्धियां बची रह जाती है। इन अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध तथा उपयोगी धातु के प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग धातु का परिशोधन अथवा धातु का शुद्धिकरण कहते हैं। तो इस प्रकार
धातु का परिशोधन धातु कर्म का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग है।